तो रेनबो तो आप सभी ने देखा है और हमने सभी ने देखा है कि जब वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से पास करती है तो वो किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाती है, किस तरह की लाइंस बनती है, हमारे कितने कलर्स दिखते हैं हमको। 7 कलर्स हमको दिखते हैं, ये तो अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है। तो ये जो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है, यहाँ पर हमको दिखता है कि यहाँ पर 7 कलर्स बन रहे हैं हमारे। ठीक है, तो यही हम इसको इसी को हम बोलते हैं कि विबग्योर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कलर्स आपके डिफरेंट कलर्स हमको दिखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसलिए हम इसको विबग्योर बोलते हैं। सेम पैटर्न हम देखते हैं जब रेनबो बनता है। ये रेनबो है, यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न दिख रहा है। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, हम जो देख रहे हैं, कभी भी कोई वाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। तो ये स्प्लिट हो रही है, इसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में तो हमने देखा कि यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की है कि ये जो कलर्स आपके दिख रहे हैं, जो स्प्लिट हो रहे हैं, यहाँ पर देखो कि कोई फाइन लाइन नहीं बन रही है किसी भी कलर की। यहाँ पर सब मर्जिंग हो रही है एक कलर की दूसरे कलर से। यहाँ पर देखिए कलर्स की मर्जिंग हो रही है बट कोई फाइन लाइन नहीं बन रहा है। तो इस तरह की जो आपके ये जो आपकी स्प्लिटिंग हो रही है, ये जो सीरीज ऑफ लाइट बन रही है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और क्योंकि यहाँ पर जो लाइंस हैं कोई फाइन लाइन नहीं बन रही है, इसीलिए ये है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जब भी सनलाइट पास करता है किसी प्रिज्म से, तो हम जो देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। लेकिन अब हम करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जहाँ पर आपको स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जो है आपको दिखेगी, लेकिन वहाँ पर आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट पर, आज का वीडियो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या? अनलाइक द स्पेक्ट्रम obtained by analyzing the sunlight, spectrum of atoms are not continuous। तो जैसे कि हमने सनलाइट के स्पेक्ट्रम को देखा, वहाँ पर वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, जबकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो नॉट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये क्या बनाता है? इट कंसिस्ट ऑफ शार्प वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ और द बैंड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में आपके बैंड ऑफ लाइंस बनाता है। ठीक है, कैसे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? देखिए वही सनलाइट है वो और यही प्रिज्म है। इसके बीच में पहले हमने क्या किया था? सनलाइट को डायरेक्टली प्रिज्म से पास कराया था। अब क्या कर रहे हैं हम? इसके बीच में एक सोल्यूशन डाल रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हमने डाल दिया। अब क्या किया? सनलाइट को इससे पास करवाया। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पर सनलाइट ने की जो एनर्जी है यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई कुछ अमाउंट में, और फिर उसके बाद वो जो लाइट आई वो पास हुई। ठीक है, और उसके बाद हमने ये प्रिज्म से पास हुई, तो ये इस तरह की फाइन लाइंस बना रही है। देखिए पीछे जो हमें दिख रहा है वो तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है ग्रीन, रेड हमें दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ऑल दीज आर ये मर्जिंग कलर्स दिख रहे हैं। लेकिन बीच में क्या है? छोटे छोटे फाइन लाइंस दिख रहे हैं, जो डिसकंटिन्यूड फाइन लाइंस है। ये हो गया, ये हो गया। तो ये फाइन लाइंस किस लिए है? ये जो नाम ही बता रहा है आपका, ये एब्जॉर्प्शन फैक्टर है। यानी कि ये क्या कर रहा है? सनलाइट से जब लाइट पास हो रही है, तो क्योंकि यहाँ से फोटोन्स पास हो रहे हैं, फोटोन्स जा रहे हैं कहाँ पर? इस सोल्यूशन में जा रहे हैं। अब ये जो सोल्यूशन में जो भी एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंगली, अपने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? हमने पहले भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है। ई जो होता है, ई इज एच न्यू, यानी ई किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। यानी जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी हो वो उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पर ये डार्क लाइन्स दिखा रही है। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जहाँ पर आपको डार्क लाइन्स दिख रही हैं। अब ये जो डार्क लाइन्स है आपकी, ये जो डार्क लाइन्स है, ये आपके एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बाद आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या हो रहा है? अब हमने क्या किया? जो हमने किसी भी गैस को
हमने पास किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू पास किया, वहाँ पर क्या हुआ, इसकी एनर्जी हाई हो गई। और इसको हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बेसिकली, आप इसको हीट कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी एटम्स मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो भी एटम्स मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ हीटिंग, यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हीटिंग वो अपने हायर स्टेट पे चले जाते हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट से जब वो दोबारा वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो वो क्या छोड़ते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं। यही एमिटिंग रेडिएशंस जो होती हैं, इसको पास किया जाता है प्रिज्म से। और फिर जब इसको एनालाइज किया गया, तो देखा गया कि यहाँ पर इस तरह की फाइन लाइंस बन रही हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी पीछे कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, सिंपली ये कलर्ड लाइंस बन रही है। पिछले में हमने देखा था कि डार्क लाइंस बन रही थी, लेकिन पीछे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीछे कोई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, ओनली हमें कलर्ड लाइंस दिख रही है। और ये जो कलर लाइंस दिख रही है, किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, जिसको हमने हीट किया गया। सपोज यहाँ पर अगर आपका सोडियम है तो वो आपका येलो कलर दे रहा है। ठीक है, अगर आपका पोटेशियम है तो आपका वो दे रहा है, आपका वायलेट कलर दे रहा है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है, यहाँ पर ये वायलेट कलर आ जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये रेडिएशन जो एमिट हो रही है, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एनालाइज जब की जाती है, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की अपनी यूनिक फ्रीक्वेंसी पर ये अपना क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो भी अपनी कलर भी यूनिक वही छोड़ता है, जो एलिमेंट है उसी का ही कलर आएगा। अगेन यहाँ पर भी वही है, एच क्या है, एच ई क्या है, एच न्यू, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करे, किसकी फ्रीक्वेंसी, जो भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि जो हर एलिमेंट है उसकी एक यूनिक ये जो यूनिक स्पेक्ट्रम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई किसी भी सोर्स से आ रहा हो, लेकिन ये आपका जो भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वही वही कलर ये छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो ये है, इसको हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, इसको हम बोल सकते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। जैसे हर किसी पर्सन की अपनी आइडेंटिटी और उसका फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही एटम्स की अपनी आइडेंटिटी का लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इसको हम वो भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रा और आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये जो आपने देखा एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। जहाँ पर आपने वहाँ पर देखा था, आपने डार्क लाइन देखी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखा था। मैं ये दिखा देती हूँ, आपने वहाँ पर देखा, यहाँ ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और पीछे डार्क लाइन्स आ रही हैं। और उसी तरह एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, आपका उसी रेंज में आपकी लाइन स्पेक्ट्रा बनती है। जैसे कि मैंने इसको मैं समझाने का मतलब ये है कि सोडियम है, सोडियम की जो फ्रीक्वेंसी है जैसे 589 और 589.6 नैनोमीटर्स होती है। तो जब ये देखा गया सोडियम के लिए, तो उन्होंने उसके लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो आपकी डार्क लाइन्स में यही रेंज में आ रही थी, और जो आपकी कलर्ड लाइन्स हैं यहाँ एमिशन स्पेक्ट्रम में, वो भी इसी रेंज में ही उसकी वेवलेंथ आ रही थी। तो यानी कि ये आपका बिल्कुल एकदम, इसको सुपर इम्पोज कर दोगे तो ये एकदम सेम पोजीशन पे ही आ जाएगा। और इस तरह की स्टडी को जो हम करते हैं, वो होता है आपका ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की स्टडी जो करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ पर बेसिकली यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, और केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है किसी भी स्टार में कि कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये इसी स्पेक्ट्रम से हमें पता चल जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्स के लिए भी, एब्जॉर्प्शन, ये लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स की फील्ड में। तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक हम। तो यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहती हूँ एक बार आपको कि देखिए, यहाँ पर ये एक्साइटेड सैंपल है, ये आपका एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम है। यहाँ से आपकी ये वेवलेंथ बन रही है, देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, सब डार्क लाइन्स बन रही है। और यहाँ पर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट इज सनलाइट, जो और यहाँ पर एब्जॉर्बिंग सैंपल है, तो ये भी वही सैंपल बना रही है लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पर देखिए कलर है और बिल्कुल सेम लाइंस बन रही है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम लाइंस बन रही है। ठीक है, जैसे इन्होंने बेरियम का किया है, बेरियम का एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप खुद ही चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है।
ठीक है, तो ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, इसके बाद हम करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को क्या किया गया, यहाँ पर क्या किया गया एक्चुअली, जो गैस को पास किया गया, कौन से गैस को, हाइड्रोजन को पास किया गया थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और एट अंडर लो प्रेशर। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने उसने लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा दिखाया, जैसे नॉर्मल सभी दिखा रहे हैं, सभी एलिमेंट्स दिखाते हैं, वैसे इसने भी दिखाया। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लाइंस जो प्रेजेंट है वो विजिबल रीजन्स में आ रही थी, कुछ अल्ट्रावायलेट रीजन्स में, कुछ इंफ्रारेड रीजन्स में आ रही थी। ठीक है, तो ये जो थी, ये स्पेक्ट्रम जो थी, ये बाद में स्टडी की एक साइंटिस्ट थे 1885 में, जे बामर। उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया इन वेवलेंथ्स को फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन सी रेंज में आ रही है। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो ये था, 1/लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, 1/लैम्डा हमने पढ़ा है, ये वेव नंबर होता है, दिस इज वेव नंबर, जो कि इन सेंटीमीटर्स में, पर सेंटीमीटर में होता है। दिस इज इक्वल टू, दिस इज 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बामर बामर का फॉर्मूला, बामर फॉर्मूला। और यहीं यहाँ पर n क्या है आपका, n की वैल्यू आ रही है आपकी 3 4 5 लाइक दिस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम बामर फॉर्मूला। और जो ये जो सीरीज बन रही है, लाइन स्पेक्ट्रम की सीरीज बनती है, उसको बोलते हैं बामर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में जो ये जो वेवलेंथ फॉल करती है, जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बनाती है ये विजिबल रीजन में, उसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। तो यहाँ पर आप एन की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, तो आपकी जो वेवलेंथ जो आपको वेवलेंथ है, जैसे ये लाइन स्पेक्ट्रम आप मान लो, तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट वेवलेंथ आपको पता चल जाएगी कि कितनी है फर्स्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर आप n इक्वल्स टू 3 पुट करते, 4 5 इस तरह से आप जो भी लाइन्स आएंगी वो आप इसकी वैल्यू वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के बाद ही कुछ और भी डिस्कवरीज हुई, जिसमें कि जो कि ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है आपकी विजिबल रीजन के अलावा अलावा अल्ट्रावायलेट रीजन और इंफ्रारेड रीजन्स में भी फाइंड आउट की गई। तो वहाँ पर आया, ये देखिए इस तरह की सीरीज बन रही है, ये बामर सीरीज है, दिस इज बामर सीरीज। उसके बाद उन्होंने देखा अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाइमर सीरीज हो गया, और उसके बाद इंफ्रारेड में ये पहला पार्ट हो गया पैस्चन, ब्रैकेट एंड फंड। तो ये हो गए आपके इंफ्रारेड रीजन्स में आ गए। तो ये इस तरह से बहुत सारी लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम्स आ गई। तो प्रॉब्लम ये थी कि लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम तो बहुत सारी बन गई, लेकिन इनके लिए एक जनरल फार्मूला कोई भी नहीं था। तो उसके लिए जनरल फार्मूला एक साइंटिस्ट थे रिडबर्ग, उन्होंने अपना रिडबर्ग इक्वेशन दिया, जहाँ पर इनके लिए एक जनरल फार्मूला निकाला गया, और वो था आपका 1/लैम्डा इक्वल्स टू न्यू बार इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर r जो है वो है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है वही सेम 109677, और इसका यूनिट है पर सेंटीमीटर। ठीक है, और n1 क्या है आपका, n1 है आपका 1 2 3 4 लाइक दिस, और n2 हो जाएगा आपका n1+1, n1+2, n1+3 लाइक दिस। तो ये कैसे, इसको किस तरह से देखेंगे हम, अगर आपका सॉरी n1 जो है 1 है, तो आपका n2 क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ 2 3 4। तो जब n1 आपका 1 होता है तो ये कौन सी सीरीज बनती है, ये आपका बनता है लाइमन सीरीज। ठीक है, तो और वहाँ पर इसके बाद n2 n3 आपके 2 3 4 बन जाते हैं। अगर आपका n1 जो है आपका 2 है, तो ये बनता है आपका बामर सीरीज, जो हमने अभी किया पीछे। ठीक है, अगर n1 जो है 3 है, तो आपका बनता है पैशन सीरीज। तो मैंने ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, यही फॉर्मूला है 1/लैम्डा इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n1 क्या है, 1 है, तो लाइमन सीरीज हो गया। n2 अगर आपका 2 है तो बामर, n3 है तो पैस्चन। पैशन कौन सा, इंफ्रारेड रेज का है, इंफ्रारेड रेज के 3 है, 3 पार्ट्स हैं। अगर n आपका n1 जो है 3 है तो वो पैशन सीरीज है,
अगर n1 आपका 4 है तो ब्रैकेट सीरीज है, और अगर n1 आपका 5 है तो फंड सीरीज है, और उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज आपकी चेंज हो जाती है। तो ये आता है आपका रिडबर्ग इक्वेशन, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखिए 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर जो हमने ये जो स्टडी किया है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए किया है। अगर कोई हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट होता है, सपोज कीजिए हीलियम हीलियम 1 पॉजिटिव है, तो देखिए हीलियम का एक्चुअली में कितने एटम होते हैं, 2 होते हैं। अगर इसमें से एक एटम रिलीज हो जाए तो इसमें कितने रह जाएंगे, 1 रह जाएगा। तो वो अब हाइड्रो हीलियम पॉजिटिव आयन बनेगा, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। तो उस केस में भी ये भी अपने लाइन स्पेक्ट्रम को हम उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है आपका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आपका जो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है यहाँ पर आपका आ जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जेड क्या होगा आपका, जेड होगा एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम जो कि है 2। तो यहाँ पर 2 प्लेस कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर अगर लिथियम 3 पॉजिटिव आयन आता है, सॉरी 2 पॉजिटिव आता है, लिथियम 2 पॉजिटिव आता है, तो भी ये हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये यहाँ पर लिथियम का जो जेड होगा दैट इज 3, आप उसमें पुट करेंगे, एंड वी कैन उसके लिए भी हम लाइन स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन जो अदर एटम्स होते हैं उनकी वेवलेंथ, उनकी स्पेक्ट्रम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, और जिसको वेवलेंथ को सिंपल इक्वेशन रिडबर्ग इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर यहाँ पर अभी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन से सिमिलर स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए चलते करते हैं, तो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted when the electrons to in the hydrogen atom undergoes a transition from an energy level of n equals to 4 to n equals to 2। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ले लेते हैं 1/λ इक्वल्स टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर n1 है आपका 2, n2 है आपका 4। इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 109677 इंटू 1/4 माइनस 1/16। इसका एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 16। तो 4 माइनस 1 इंटू 109677, तो वैल्यू आएगी इसकी 109677 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आ गया आपका 20564.43। दिस इज इक्वल्स टू 1/λ, या फिर ये आपका वेव नंबर आया। हमें वेवलेंथ निकालना है। तो ये आ रहा है आपका लैम्डा, आ रहा है आपका 4.86 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर वेवलेंथ। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बार्मर ट्रांजिशन। तो ये आपको दिया हुआ है n इक्वल्स टू 4 n इक्वल्स टू, सबसे पहले निकाले थे, ये है आपका हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के लिए, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के लिए है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या लेना है हमको, z स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि ये हीलियम प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर हीलियम क्या है आपका 2 है, z आपका 2 होगा क्योंकि हीलियम है। तो पुट दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 109677। आप इसको पहले हम r से ही करते हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हो जाएगा r इंटू 1/, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1/λ। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इज 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू r इंटू 1/4 माइनस 1/16। तो ये हो जाएगा आपका 4r इंटू 64
4 - 1 यानी कि 4 × 3 r/16। यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 3/4 r। तो ये हो गया आपका 1/λ हीलियम स्पेक्ट्रम के लिए, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन वुड हैव द सेम वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ मतलब लेमडा अगर सेम है तो 1/λ भी सेम ही होगा। तो 1/λ सेम है, लेकिन हाइड्रोजन का हम निकालते क्या होगा, r इंटू 1/n n1 स्क्वायर। यहाँ पर मैं एन हाइड्रोजन ले लेती हूँ, एन हाइड्रोजन स्क्वायर माइनस 1/n हाइड्रोजन प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जस्ट नेमिंग करने के लिए, इजी करने के लिए आपको, तो ये हो जाएगा आर। अब हमें निकालना, मैं इसको एन ए और एन बी ले लेती हूँ। जो एन ए है आपका लोअर वैल्यू हो जाएगी और एन बी है आपका हायर वैल्यू है। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये हो जाएगा एन ए स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर लेमडा ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इनका आर एच एस भी सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 r। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमें इसको निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो इसका हिट एंड ट्रायल से हम निकाल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से हमें दिख ही रहा है कि अगर 1/1 करेंगे, अपॉन 1/, ये करेंगे 2 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू 4 3/4। यानी यहाँ पर एन ए जो है आपका हाइड्रोजन का, वो हो जाएगा आपका 1 और एन बी हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की लोअर वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। मतलब ये एक्साइटेड स्टेट कहाँ से जा रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम N2 से N1 में जा रहा है, जबकि वो हीलियम कहाँ से जा रहा था, 4 से 2 में जा रहा था। और ये दोनों सेम ही वेवलेंथ में सेम वेवलेंथ वो कर रहे थे, ठीक है, एमिट कर रहे थे। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हम ये क्वेश्चन करते हैं। इन द रेडबर्ग इक्वेशन द स्पेक्ट्रल लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू n equals to 3 to n equals to 5. Calculate the wavelength and the frequency of the spectral line. To which spectral line does this line belongs, and which region the electronic spectra will this line fall? ये 3 पॉइंट्स हमें निकालने। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला हमें पता है, रेडबर्ग इक्वेशन इक्वल्स टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, 5 से 3 में हो रहा है। 109677 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट इज़ 109677 इंटू ये 9, यहाँ पर ये 9 और ये 15, सॉरी 25, 25 इंटू 9 इज़ 225 हो गया आपका। और ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, 109677 इंटू 5 स्क्वायर इज़ 25 माइनस 9 इज़ 16। तो 16 डिवाइडेड बाई 225। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करके इसका रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमें तो वही निकालना है, क्योंकि हमें ये है आपका 1/λ। मैं लैम्डा निकाल लेती हूँ। ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 109677 इंटू 16। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तो ये आ रहा है आपका 12.8 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं, आप अगर इसको नैनोमीटर में करना चाहते हैं, मीटर में करना चाहते हैं, तो कितना आएगा, ये 12.8 इंटू 10⁻⁻5 ये आपका सेंटीमीटर में है। इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो आप इस पर लिख सकते हैं 1280 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और ये आ जाए 1280 नैनोमीटर आ रहा है। ये आपकी लैम्डा आ गया आपका। ठीक है, अगर वेवलेंथ आ गया तो उससे हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा, c/λ। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1280। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है आपका 2.34 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमें निकल गई और वेवलेंथ हमारा निकल गया। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया। और
सेकंड पार्ट के लिए क्या है, ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी लाइन को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। टू विच स्पेक्ट्रल डज दिस लाइन बिलोंग टू। देखिए यहाँ पर N1 जो है 3 है, तो हमने पहले ही देखा था कि N1 आपका अगर 3 आता है तो कौन से सीरीज में आता है, ये बेस्टन सीरीज में आता है। ये बेस्टन सीरीज और कौन सी लाइन रीजन है, ये आपका इंफ्रारेड रीजन है। तो ये हमने पहले ही रीड किया था कि अगर N1 होता है तो लाइमन सीरीज है, अगर N2 है तो बामर सीरीज है, अगर N3, N4, N5 है तो आपका बेस्टन, ब्रैकेट एंड फंड रिस्पेक्टिवली। और N3 क्या है, ये तीनों कौन से को बिलोंग करते हैं, ये आपका इंफ्रारेड को करते हैं, जबकि लाइमन किसको करता है, आपका अल्ट्रावायलेट को करता है, और ये आपका विजिबल रीजन को करता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, तो ये विल गेट दिस। ओके, एक चीज़ आपको बताने की है, एक आपकी डेफिनेशन है जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, वो है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन ऑफ एन एनी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द लाइन व्हेन N2 इज द Rydberg equation in the Rydberg equation is infinity. This line will have the shortest wavelength and the largest wave number. ये याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए या लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालिए, तो N2 आपको इन्फिनिटी प्लेस करना है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है वेव नंबर क्या होता है, इट इज़ 1 लैम्डा इक्वल्स टू 109677 अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, तो N2 जो है आपका हम इन्फिनिटी लेंगे, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वी विल गेट, यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द वेव नंबर, तो हमें सिर्फ यही वेव नंबर ही निकालना है। तो हम इसी को प्लेस करते हैं 109677 इंटू 1/n1 क्या है, हाइड्रोजन का इनिशियल सीरीज क्या है 2, ये बामर सीरीज बोला है इन्होंने, तो 2 आ जाएगा, और 1/infinity स्क्वायर, तो इन्फिनिटी स्क्वायर इज 0, तो इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 109677 अपॉन 4 स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वी विल गेट, सॉरी इट इज़ 2 स्क्वायर मतलब 4, सॉरी, तो ये 4 आ जाएगा, और इसको हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 27419.25 पर सेंटीमीटर। तो ये इसका वेव नंबर आ गया। ठीक है, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है इन्होंने बामर सीरीज के लिए। बामर सीरीज के लिए हमें पता है, बामर सीरीज के लिए हमें पता है N1 कितना है आपका 2 हो जाएगा, और क्योंकि इन्होंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है, आप देखिए जो वेव नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के। तो वेव लेंथ का अगर जितना ज़्यादा वेव लेंथ होगा, जितना वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जितना ज़्यादा वेव नंबर उतना ही कम होगा। तो वेव नंबर कितना किस में आएगा आपका, N2 जो है आपका 3 के लिए वे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, तो इसीलिए N2 आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/λ। हमें क्योंकि वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर निकाल देते हैं 109677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 109677 इंटू 2 to the 4 इंटू 3 3 the 9, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो वी विल गेट 15233.0 पर सेंटीमीटर। तो ये वेव नंबर आ गया हमारा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.5233 इंटू 10⁻1234 4 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं
तो व्हाटएवर दोनों में से आपको दोनों में से दोनों ही वैल्यू सही है, ठीक है। तो ये आपका वेव नंबर आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और देखते रहिए मेरे वीडियोस और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।